रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, स्क्रीन में शेयर कर देती हूँ आपके साथ। आज आपके कल वाले टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। शेयर है स्क्रीन। ठीक है। आज ना मेरा वाईफाई का थोड़ा इशू है, वाईफाई नहीं चल रहा है, तो मैंने नेटवर्क फोन से क्लास कनेक्ट की है, तो इसलिए आज वीडियो ऑफ कर दी है मैंने बच्चा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? वॉइस तो क्लियर आ रही है ना सबको? कंप्लेन की है मैंने, तो वो आफ्टरनून तक आके सही कर देगा। चलिए, तो देखो एकलव्य, कल आपने टॉपिक पूछा था मुझसे, ये वाला है ना, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैम हमें दोबारा पढ़ना है। तो देखो आपको यहाँ पे है, मैम उसमें सिर्फ ग्राफ पढ़ना था। हाँ कोई बात नहीं, मैं एक बार ये भी समझा देती हूँ और मैं ग्राफ भी बता दूंगी, चारों पूरी चीज बता दे रही हूँ तुम्हें। तो देखो हमने क्या किया था यहाँ पे, ये एक मेटल है, ठीक है, और मेटल के ऊपर हमने एक लाइट को डाला था। जो लाइट क्या थी? आपकी इंसिडेंट लाइट थी, ठीक है ना बच्चा पार्टी। तो आइंस्टीन ने बोला कि ये जो लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट क्या कर रही है? जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी एच न्यू है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और आई थिंक ये इस तरीके से स्लाइड मैंने पहले भी एक्सप्लेन की है आपको, सेम स्लाइड एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो जो लाइट यहाँ पे आ रही है, तो आइंस्टीन ने बोला कि वो जो एनर्जी आ रही है वो एच न्यू की फॉर्म में आ रही है। तो देखो जब मेटल पे ये लाइट पड़ेगी, तो ये मेटल पर जब लाइट पड़ेगी तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। दो पार्ट कैसे हो जाएंगे? एक पार्ट तो वो कि मेटल से इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आएगा, ठीक है ना। तो जब मेटल से इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आएगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन टूटेगा, ठीक है, उससे दूरी बनेगी, उसका अट्रैक्शन ऑफ फोर्स न्यूक्लियस से कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? भागेगा। वो एक मिनिमम एनर्जी के साथ भागेगा और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हमने पढ़ा था किसमें, ये पहले जब मैंने आपको समझाया था। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट जस्ट लाइक एग्जांपल कि आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, डाला और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम एनर्जी कन्वर्ट हुआ, और बाकी जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गया वो हमारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एच न्यू क्या है? हमारी एनर्जी, ठीक है, और के ई क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन निकला वो मिनिमम में निकला, तो जो बच गया वो मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ई आई इज इक्वल टू फाइव प्लस के ई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तो जो बच गई वो मैक्सिमम हो गई। अब ई आई को रिप्रेजेंट, ई आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस जो एनर्जी थी वो एच म्यू की फॉर्म में थी, तो इंसिडेंट लाइट इज द ई आई हो गया आपका, ठीक है। एक मिनट में फोन से भी लॉग इन कर लेती हूँ, आपका चैट में यहाँ से देख नहीं पाती हूँ, अगर कोई बच्चा चैट में कुछ कहेगा। द एक्साइटेड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, विवेक क्लास में है क्या? यस मैम। अच्छा तुमने कुछ भेज रखा है ना मैसेज मुझे? यस मैम, ये 3 डाउट थे मैम। हाँ ठीक है, मैं इसको क्लियर करूंगी आफ्टर क्लास, है ना। ओके मैम। अभी मैं बस लॉग इन कर लूं जरा फोन से क्लास। फोन से लॉग इन करने पे ना चैट दिखती रहती है अलग से, ठीक है बच्चा पार्टी। तो अब ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला, ई आई इज इक्वल टू फाइव के ई। और आपको ध्यान होगा क्लास में इसको डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हो अलग अलग तरीके से। तो देखो ये के आई थी हमारी, ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये सब आपको पता ही है ऑलरेडी। ये मैंने टॉपिक रिपीट इसलिए किया है क्योंकि थ्योरी थोड़ी सी पता होगी तो ग्राफ समझने में इजी रहेगा। अगर आपको थ्योरी नहीं पता होगी तो ग्राफ समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो अब आपका क्या हुआ यहाँ पे, तो जो एच है वो तो प्लांक कांस्टेंट है हमारा, है ना, और जो वी है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, तो और म्यू नॉट जो है वो क्या है? थ्रेशोल्ड है, फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम है, ठीक है ना। और लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता ही है सारे बच्चों को, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इसका ग्राफ। देखो 4 ग्राफ इसके बनते हैं, जिसमें से 2 ग्राफ मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये वाले आपकी बुक में आपको मिलेंगे, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी नीट में इन 2 ग्राफ से क्वेश्चन आता है।
लेकिन हमारे बनते 4 ग्राफ हैं अकॉर्डिंग टू जेई के सिलेबस। अगर हम पढ़ें तो जेई के अकॉर्डिंग हम 4 ग्राफ को प्लॉट करते हैं जिससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इन मैक्सिमम, ये हमें पता ही है। अब देखो जो पहला ग्राफ हमने प्लॉट किया, वो पहला ग्राफ हमने प्लॉट किया काइनेटिक एनर्जी वर्सेस म्यू, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया। तो एक बात बताओ आप लोग, मुझे आप बताना जरा, EI क्या है? EI क्या था? अभी मैंने लिखा था EI इज इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। और बच्चा पार्टी ये क्या है आपका मिनिमम, और ये क्या है आपका मैक्सिमम। तो हम EI को h म्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या है, इंसिडेंट ऑफ लाइट जो आ रही है आपकी, और जो इंसिडेंट ऑफ लाइट आ रही है तो h म्यू इज इक्वल्स टू 5h म्यू नॉट, क्योंकि ये क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। तो देखो जब आपने काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू h म्यू माइनस, जब आप इसको इधर ले जाओगे तो ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ठीक है। तो इसको मैंने y एक्सिस माना, इसको mx माना, तो माइनस c। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा पहला वो y इज इक्वल्स टू mx माइनस c पे बनेगा। तो देखो जरा ग्राफ किस तरीके से हुआ, ये म्यू है, ठीक है ना। तो बच्चा पार्टी जब ग्राफ आपका बनेगा तो यहां से तो ग्राफ स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि आपकी जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, ठीक है ना, तो तुम्हारा फाई तो हर एक मेटल का अपना कांस्टेंट रहेगा। क्या हो जाएगा, फाई हर एक मेटल का अपना कांस्टेंट रहेगा। आपको याद हो क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब जब आप फाई को बदलेंगे, मेटल को बदलेंगे, तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ठीक है, फाई हमारा हर मेटल के लिए कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी जब तुम के इक्वल टू एच न्यू माइनस एच नॉट का ग्राफ बनाओगे। तो इसके आधार पर जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा एच न्यू नॉट ये, ठीक है, कांस्टेंट हो गया हर मेटल के लिए। तो हमारा ग्राफ देखो कैसे जाएगा, इसके और इसके बीच में यहां से स्ट्रेट लाइन जाएगा। समझ गए? पहला ग्राफ समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। है ना। अब दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। दूसरे ग्राफ में क्या है भाई, हम ये जानते हैं कि म्यू फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे करती है? क्या हमारा नंबर ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है? बिल्कुल नहीं करती भाई। नंबर ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या करती है, फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी का चेंज करती है। ये बात तो पता ही होगी आप लोगों को, है ना। हमने पढ़ा है भाई कि फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी का चेंज करती है, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन का चेंज करती है, ठीक है। तो वो तो कांस्टेंट रहेंगे नंबर ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। जब नंबर ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेंगे, फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी का चेंज करेगी, तो बचा पार्टी फिर हमारा म्यू और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा है, और फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी को बदलती है। तो फिर ग्राफ कैसा जाएगा आपका, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा, ठीक है। दूसरा ग्राफ समझ में आया? यस मैम। बाकी बच्चे भी आंसर करो, ठीक है, क्योंकि ग्राफ, और इस ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रहा है, एग्जैक्ट तो किस तरीके से बन रहा है। तो ग्राफ के ये कॉन्सेप्ट आपको बस याद रखने हैं, और बेसिकली, ठीक है, ये 2 ग्राफ आपके पूछे जाएंगे, लेकिन आप चारों समझ लो। अब तीसरा ग्राफ। मैम सेकंड वाला समझ नहीं आया। सेकंड वाला समझ नहीं आया? देखो नंबर ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है? एक लब्बे आपको समझ आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स? मैम जब उस पे इंसिडेंट रे करेगी तो फिर मतलब इमिट करेगी तो जो इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव होंगे। हाँ, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मिनिमम एनर्जी के साथ निकल रहे हैं, ठीक है। बहुत कम एनर्जी हमारी लग रही है इलेक्ट्रॉन को निकलने में, ठीक है ना। और जो मैक्सिमम बच जा रही है वो है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखो, अब देखो विवेक, ये तुम जो ग्राफ बना रहे हो किसके बीच में बना रहे हो? फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में बना रहे हो। तो इस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन इस नंबर ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन से नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, फ्रीक्वेंसी हमारा काइनेटिक एनर्जी में चेंज करती है, ठीक है ना। क्योंकि इंसिडेंट लाइट जब पड़ रही है तब इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ रहे हैं, और क्यों? क्योंकि उनका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, मतलब कुछ कम हो रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो बच जा रही है मैक्सिमम में वो है हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो जब
इन इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट इसके ऊपर कुछ पड़ नहीं रहा, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ग्राफ फिर क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। विवेक अभी समझ में आया बेटा? यस मैम। है ना। अब देखो दूसरा स्लोप, अब ग्राफ नंबर 3 की बात करते हैं। तो ग्राफ नंबर 3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में और इंटेंसिटी के बीच में हमने ग्राफ बनाया है। तो बच्चा पार्टी नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और इंटेंसिटी के ग्राफ का मतलब क्या है, क्योंकि वी नो डेट हम जानते हैं, मैं यहाँ एक पॉइंट लिख रही हूँ, ठीक है, अलग कलर से, कि जब भी आपका इंटेंसिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ग्राफ हमेशा बीच में से स्लोप बनता है, सीधे जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वी नो दैट न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको एनर्जी को म्यू इक्वल टू एच 1/h लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये फ्रीक्वेंसी में पढ़ा था। तो के प्लस म्यू नॉट, ठीक है ना। तो ये वाला, तो इस वाले ग्राफ के लिए इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो ये कंडीशन यहीं पे अप्लाई नहीं होती है। जब आप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ोगे तो अगर दोनों चीज हमारी सेम सिचुएशन में आ रही है तो ग्राफ का स्लोप हमेशा बीच में से सीधा चला जाता है, ठीक है बच्चा पार्टी। अभी मैं इसका एक क्वेश्चन भी कराऊंगी, नीट में तो नहीं आया है ग्राफ से क्वेश्चन, जेई में एक क्वेश्चन ग्राफ से पूछा गया, तो इसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगी। बच्चा पार्टी यहां तक क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल? रिप्लाई। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी मैंने आपको एक बार क्लास में पढ़ाया था। इंटेंसिटी का मतलब है, जैसे कि मान लो हमारा रिमोट है, ठीक है, टीवी का रिमोट। तो टीवी के रिमोट में तुम क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, चैनल बदल सकते हो, और कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन फ्रिक्वेंसी है जिससे हम रिमोट को चला रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर चीज पे आप चेंज कर पा रहे हो, उसके हर पार्ट पे इजेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो वो होती है किसी भी वेव लेंथ की, मान लो किसी भी आपका इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन की फ्रिक्वेंसी, इंसिडेंस, ठीक है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, कि मतलब हम किसी भी लाइट को मेटल के सरफेस पर डाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट हो रहा है वहां से, ठीक है ना। तो जो इंटेंसिटी होती है वो उसी पर डिपेंड कर रही है कि कितनी फ्रिक्वेंसी की लाइट आ रही है, कितना बंडल्स की फॉर्म में एनर्जी का इजेक्शन है, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी और इजेक्टेड लाइट हमेशा स्लोप को सीधा कर देती है, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, ठीक है। अब देखो फोर्थ ग्राफ का स्लोप क्या कह रहा है। फोर्थ ग्राफ का स्लोप ये बोल रहा है कि एच न्यू इक्वल टू, हम अब जो ग्राफ बना रहे हैं वो वर्सेस बना रहे हैं म्यू एंड म्यू नॉट और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, ठीक है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये तो कई दिनों से पढ़ रहे हो, मतलब पहले भी पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ा, और हमने क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस भी किए थे। तो एच न्यू क्या है, आपकी एनर्जी, जो इजेक्टेड लाइट है, ठीक है ना, जो आपका आइंस्टीन ने बोला कि लाइट आएगी, जो एनर्जी होगी वो एच न्यू की फॉर्म में होगी। तो एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो हम एच न्यू को क्या लिख सकते हैं, न्यू इक्वल टू एच 1/h लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसा फ्रिक्वेंसी में पढ़ा था। तो फिर क्या हो जाएगा, के ई प्लस न्यू नॉट के हो जाएगा। तो जब आप इनके बीच में स्लोप बनाओगे, ठीक है, फोर्थ स्लोप में, तो एच क्या है, एच से डिवाइड कर दोगे आप इसमें। तो बच्चा पार्टी ये क्या होगा, इसका ग्राफ थोड़ा हटके बनेगा, यानी कि न्यू फ्रिक्वेंसी से जो स्लोप बनेगा वो न्यू नॉट से सीधे चला जाएगा। वैसे स्लोप थोड़ा सा और इधर को होगा टिल्ट करके, ठीक है, लेकिन इस स्लोप को जो हम बनाएंगे 1/h की, ठीक है ना, तो ये स्लोप न्यू नॉट से सीधे चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में आपका, ठीक है, और न्यू में एक ये रिलेशन डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो आपका न्यू नॉट से प्लस हो रही है, ठीक है ना। और न्यू नॉट क्या है, हमारी मैक्सिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो मैंने तुम्हें अभी यहाँ पे बताया था कि न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। ये वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है हमारी, ठीक है। लैम्डा नॉट हमारी मैक्सिमम है जो काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है, और न्यू नॉट हमारी कौन सी एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में यूज हो रही है। और जो इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में यूज हो रही है वो न्यूक्लियस से
क्या कर रहा है, उसके अट्रैक्शन को कम कर रहा है, तब इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ रहा है मिनिमम एनर्जी से, तो तब आपका ये स्लोप इस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 स्लोप, ठीक है, आते हैं आपके सिलेबस में। और इसके ऊपर देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, आप खुद पहले से सोचो और समझो। ये जेई का क्वेश्चन है, 2020 में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। जेई में, नीट में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है आपसे, ठीक है। अब आप अगर आपको ये चारों ग्राफ समझ में आए हैं तो आप मुझे इसका आंसर बताओ कि आंसर क्या होगा चारों में से। ट्राई करो, और नहीं आएगा तो मैं फिर आपको बताती हूँ। सारे बच्चे ट्राई करो। समझ तो आ गए ना चारों ग्राफ? बोलो बेटा। ठीक है, गुड। तो अभी आप मुझे इसका आंसर बताओ कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 1 मिनट। हम्म, समझ आ रहा है क्वेश्चन, पहले ये बताओ। समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? यस नो कुछ तो बोलो भाई। योगेश, विवेक, यस मैम आ रहा है। अदिति, आदित्य, एकलव्य, वंश। मैम ऑप्शन डी आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर। कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? मैम जो हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो ओरिजिन से पास नहीं होगा, वो ग्राफ के जो नेगेटिव स्लोप से पास होगा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। डी आंसर इज करेक्ट। अरे मैंने पेन का रख दिया। डी आंसर करेक्ट है। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, विच ऑफ द ग्राफ सो बिलो डज नॉट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट। ठीक है, और इंसिडेंट क्या थी अभी मैम ने बताई थी, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या होती है आपकी? इंसिडेंट लाइट होती है, और वेव कन्वे पर यूनिट अक्रॉस ऑफ द सरफेस एरिया, दिस इज द इंसिडेंट लाइट। तो आप हिंदी में बोल सकते हो कि एनर्जी आपकी जो है, ठीक है, एनर्जी की वो मात्रा जो आपकी वेवलेंथ को एक समय पर सरफेस पे क्या करती है, एक यूनिट एरिया को अक्रॉस करती है। ठीक है, वो हमारा इंसिडेंट लाइट हो गई। एंड द इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस, इंटेंसिटी हो गई सॉरी ये। और इंसिडेंट लाइट क्या थी हमारी, जो मेटल सरफेस पे आ रही थी। तो हमें सिंपल सा बताना है। तो देखो पहला ग्राफ क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ लाइट। तो अभी तो तुमने पढ़ा था, अभी मैंने बताया था आपको काइनेटिक एनर्जी की ई आई हमारा कितना होता है, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आई माइनस एच न्यू नॉट अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। ये वाई एक्सिस पे होगा और ये एम एक्स और ये हमारा सी होगा। तो बचा पार्टी, तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं है हमारा। समझ आ रहा है ना ये? क्योंकि ये किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी ऑफ लाइट के बीच में स्लोप उसने बनाया। तो ये तो हमारा, ठीक है, ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है वो, हमसे वो ये पूछ रहा है विच ऑफ द ग्राफ सो बिलो डज नॉट रेस्पेक्टेड रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन। वो ऐसा एक ग्राफ पूछ रहा है जो रिलेशन नहीं बनाएगा, ठीक है ना, इंसिडेंट लाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो भाई यहाँ पे तो हमारी सिचुएशन फॉलो नहीं हो रही है। अगर इस वाले ग्राफ की हम बात करें तो यहाँ पे बच्चा पार्टी फिर से वही बात आ गई, अभी मैंने पढ़ाया था, इंटेंसिटी अगर बढ़ती है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। तो ये भी नहीं होगा। बोलो, आपको समझ में आ रहा है ना? प्लीज आंसर करते रहो, यस नो कुछ तो बोलते रहो।
अगर आप लोग आंसर नहीं करोगे तो भाई देखो मैं तो पढ़ाने वाली हूं नहीं, आगे नहीं बढ़ूंगी। मुझे हर एक मिनट में हर टॉपिक पे यस नो चाहिए आपका, ठीक है। तो ये अब देखो अगला, अब इसकी बात करें अगर हम अगले की, तो अगर बच्चा पार्टी न्यू की वैल्यू इंक्रीज कर दें हम, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी क्योंकि उसी पे डिपेंड करती है। अभी मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी का चेंज करती है, तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पे फर्क तो पड़ेगा नहीं भाई, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि न्यू बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बनेगी, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला ग्राफ भी काम नहीं करेगा। ये थोड़ा सा उसने कंफ्यूज करने के लिए ग्राफ ऐसे दे दिया, वरना इसको ऐसे बनना चाहिए था। ये जेई के क्वेश्चन जो आते हैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, तो कायदे से ये ग्राफ ऐसे आना चाहिए था, लेकिन उसने उसको ऐसे करके ऐसे कर दिया है। अब देखो ये वाला ग्राफ, अब ये क्यों सही है, ठीक है, ये इसलिए सही है क्योंकि हम जानते हैं के ई इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। तो ये हमारा वाई हो गया और ये एम एक्स माइनस सी हो गया, जो तुम्हें अभी परवीन मैम ने बताया था। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के बीच में ये ग्राफ प्लॉट होगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर खुद से उठा के देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि नीट में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जेई में आया है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करा दिया है कि आपको ताकि पता रहे अगर हमारे नीट में आ जाए क्वेश्चन तो हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। ये टॉपिक भी किसी ने पूछा था क्या मुझसे? मैम हाँ बेटा बोलो। मैम मेरे पिछले क्वेश्चन में बी ऑप्शन में डाउट था। बी ऑप्शन में डाउट था इसमें? यस सर। मैम जैसे कि अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो मैम जो जो लाइन ये सीधा कांस्टेंट जा रही है उसको थोड़ा अपराइज होना चाहिए था ना। अरे वो उसने दिया है बेटा, देखो नीट जेई के क्वेश्चन पता है कैसे होते हैं, अभी तो तुमने एडवांस के क्वेश्चन नहीं किए हैं। वो ना इस तरीके की ग्राफ पिक्चर देते हैं कि बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। जैसे मैंने इसमें बताया, इसमें लाइन हो रही है तो ये वाली लाइन स्ट्रेट गई है, तो हमें स्ट्रेट लाइन से मतलब, वो बिल्कुल बात तुम्हारी सही है, थोड़ा सा आनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन जा तो स्ट्रेट ही रही है ना, तो हमें क्या मतलब है, हमें कहाँ पहुंचना है, हमें पहुंचना है, तुम कभी भी जेई के क्वेश्चन लगाओगे ना उसमें कुछ ना कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिए होंगे कि वो कंफ्यूज करेंगे बच्चे को, तभी तो गलतियां होती हैं, गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। ऑप्शन ही इस तरीके के डिसाइड होंगे, या तो वो ऑप्शन हमें सिमिलर लगेंगे या उन ऑप्शन में कुछ ऐसा कंफ्यूजन होगा कि हमें लगेगा कि ये तो आंसर नहीं है। तो हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। पहली बात तो जब भी तुम क्वेश्चन करते हो, चाहे वो क्वेश्चन आप नीट का हैंडल कर रहे हो विवेक, चाहे बेटा जेई का कर रहे हो, एक चीज ध्यान रखो, क्या पूछा है, ठीक है, और क्या दिया है, इन दो चीजों से मतलब होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। पहली बात तो जो पूछा गया है उस पे हमारा ये कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके से काम नहीं कर रहा, ठीक है, और जब काम नहीं कर रहा तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बाकी उसने ग्राफ किस तरीके से बनाया डजेंट मैटर, जैसे इसने यहाँ पे थर्ड वाले में भी किया है, ग्राफ नीचे से स्लो होना चाहिए था लेकिन इसने ऐसे टिल्ट करके घुमा दिया उसको। समझ गए विवेक? विवेक यस सर समझ गया। है ना, ये होता है। चलो अब किसी ने मुझसे कोई ये वाला टॉपिक भी पूछा था क्या, अनसर्टेनली प्रिंसिपल वाला, क्योंकि मैंने लिखा था तभी मैंने इसको पूछा। देखो अनसर्टेनली प्रिंसिपल तो भाई सिंपल सही है, इसके ऊपर खूब क्वेश्चन आए हैं और डायरेक्ट इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आए हैं, आप खुद से चेक करना, मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भेजे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा देती हूँ कि वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनली प्रिंसिपल या अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, ठीक है, हाइजेनबर्ग इनके साइंटिस्ट थे। हम किसी भी, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम साथ में कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैंने एक एग्जांपल भी तुम्हें क्लास में बताया था, एक इंसान है, फोटो वाला बताया था वहां पे, मान लो विवेक है, विवेक चल रहा है, ठीक है, तो चलते वक्त तुमने उसकी एक फोटो क्लिक की, तो वो तुमने उसकी पोजीशन बताई, उसका मूवमेंट नहीं बताया। तुम दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आप उसकी चलते वक्त की पोजीशन भी बता दो और उसकी फोटो भी, उसकी मूवमेंट भी बता दो। तो ऐसा हाइजेनबर्ग ने कहा था, ठीक है, कि फास्ट ऑब्जेक्ट को कभी भी आप साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो डेल्टा एक्स है वो चेंज इन पोजीशन है और जो डेल्टा पी है वो चेंज इन मोमेंटम है।
तो डेल्टा एक्स, ठीक है, एंड चेंज इन मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई एक फॉर्मूला बन जाता है, जिसके ऊपर हमारे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हाइजेनबर्ग की गाड़ी यहीं आके रुक गई, उन्होंने इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने बस यही बताया कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का उन्होंने चेंज कैलकुलेट किया, जिसको हम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये पूछा था ना कल किसी ने मुझसे कि मैम एक बार अनसर्टेनली प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन कर देना, किसने पूछा था? अच्छा, गुंतेज ने पूछा था। गुंतेज समझ में आ रहा है बेटा? और बाकी ना तुम लोगों की जो पिक्चर होगी वो अच्छे से जब क्लियर हो जाएगी जब तुम इसके न्यूमेरिकल करोगे, और कल से हम सारे मिक्स टॉपिक के न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करेंगे प्रीवियस ईयर के। गुंतेज बेटा समझ आ रहा है? ठीक है। फिर आपके और भी फॉर्मूले बने इससे। हम लोग जानते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है एम डेल्टा वी। इसको हम पढ़ के आए हैं कहाँ? बोर की थ्योरी में। तो जब हम डेल्टा पी को एम डेल्टा वी मान सकते हैं तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी डेवलप कर सकते हैं। इस डेल्टा पी की जगह पे हमने लिख दिया एम डेल्टा वी, h अपॉन 4 पाई आपको पता ही है। तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया कि भाई अगर कभी क्वेश्चन में उसने तुम्हें डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स पूछ लिया, इसकी वैल्यू दी है, तो आप इनकी वैल्यू को पुटअप कर दोगे। तो एक फॉर्मूला डेवलप हो गया डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी एंड देन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है। फिर आपका अगर हम इस m का रिलेशन भी इस फॉर्मूले में बनाएं तो हमारा एक फॉर्मूला ये बन जाता है डेल्टा x इंटू डेल्टा v, और डेल्टा v क्या है हमारा? अनसर्टेनली इन वेलोसिटी। ठीक है। तो h अपॉन 4 पाई m। तो इस तरीके से फिर एक एनर्जी के लिए आया कि डेल्टा की एनर्जी जो है तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला था। यहाँ पे अंतर क्या है? देखो सारे फॉर्मूले सेम है, यहाँ पे उसने इस m को चेंज किया है, यहाँ उसने डेल्टा p की जगह m डेल्टा v ले लिया, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कहाँ पे? बोर की थ्योरी में, और मैंने ही पढ़ाया था m इज इक्वल्स टू मास और डेल्टा v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। ठीक है, इन वेलोसिटी। ठीक है। तो आपके इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट 5 फॉर्मूले बन जाते हैं। अब इस फॉर्मूले में वो क्या करता है? डेल्टा टी से, डेल्टा टी क्या? टाइम, अनसर्टेनली इन एनर्जी ऑफ टाइम। अगर इस टाइम की मल्टीप्लाई डेल्टा टी की पूरे फॉर्मूले में कर दी जाए, ठीक है, तो आपका एक फॉर्मूला ये बन जाता है। ठीक है, सिंपल सा। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने हैं जिनके ऊपर तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं। अब जो आपके सिलेबस में जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नीट, दूसरा आपका ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप कभी भी क्वेश्चन लगाओगे तो बेसिकली ये वाले जो फॉर्मूले हैं तुम्हारे वो जेई में या एडवांस में यूज होते हैं। बाकी तुम्हारे ये 3 फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा बाहर तुम्हारा किसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा नहीं। चाहे आप बीएमसी का पेपर दें, किसी का भी, आप जब पेपर देंगे तब आपको खुद ही ये चीज पता चल जाएगी। तो ये था हमारा अनसर्टेनली प्रिंसिपल। अब जब बाकी पिक्चर और अच्छे से क्लियर होगी जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे। ठीक है बच्चा पार्टी? ठीक है गुंतेज बेटा, कल मैं सारे टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन कराऊंगी आपको। नीट के तो कराऊंगी, कुछ जेई के अच्छे क्वेश्चंस भी कराऊंगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो जरा एक बार सब लोग रेज योर हैंड कर दो। देखो मैंने आपको बोला है आपको सिर्फ अपना टॉपिक याद होना चाहिए कि बस इतना भी पता है ना आपको कि हमारे किस टॉपिक में ये जो फॉर्मूले बने वो कैसे बने और उनकी वैल्यूज क्या हैं। ये क्या है, मान लो कहाँ पे क्या चीज यूज है, डेल्टा एक्स का क्या यूज है, डेल्टा वी का, डेल्टा ई का। अगर हमें ये चीज पता है तो आपको फॉर्मूला याद है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी। क्यों नहीं होगा क्वेश्चन गलत? उसका रीजन है, दैट वाज द रीजन। क्वेश्चन हमारा इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि बच्चा पार्टी हम जानते हैं कि हमें जो क्वेश्चन में देगा वो या तो ये देगा मिनिमम एनर्जी या मैक्सिमम एनर्जी देगा, या मैक्सिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी करके क्वेश्चन पूछेगा, या तुम्हारा इंसिडेंट लाइट करके क्वेश्चन पूछेगा, या तुम्हारा पूछेगा पोजीशन ऑफ, ठीक है, पोजीशन ऑफ डेल्टा एक्स, या फिर तुम्हें डेल्टा पी पूछेगा। तो इन चीजों की वैल्यू आपको पता है, क्वेश्चन में यही चीज लिखी आती है। फिर हमें फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट अप्लाई करो एंड देन क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इतना सा काम सिर्फ आपको करना है। ठीक है, तो कोई बड़ा टास्क नहीं है, आप लोग अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। अब देखो बच्चा पार्टी, अब अदिति आपके टॉपिक पे मैं आ रही हूँ और सबके लिए ये टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। चलो मेरा वाईफाई चल गया है, अभी तो कंप्लेन किए तो शायद सही हो गया। एक सेकंड मुझे दो, मैं वाईफाई से कनेक्ट करके
फिर वीडियो ऑन कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो ऑन नहीं रहती ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है पढ़ाने में। लगता है कि क्लास में बस मैं ऐसे ही खुद ही बोले चली जा रही हूँ। फोन का मैं डिस्कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो, हाँ मैं क्या बोल रही थी, सिलेंड्रिकल वेव इक्वेशन के बारे में आपको बता रही थी, ठीक है। कोई बच्चा कुछ कह रहा है चैट सेक्शन में? नहीं, ठीक है। सिलेंड्रिकल वेव इक्वेशन के बारे में हम बता रहे थे। तो देखो, पहली बात तो जो तुम एंगुलर नोड, ठीक है, की बात कर रहे थे, वो सारे टॉपिक आते हैं इन दी सिलेंड्रिकल वेव इक्वेशन। अब सिलेंड्रिकल वेव इक्वेशन में हम अलग अलग, ठीक है, ऑर्बिटल्स और सबसेल्स के लिए अलग अलग तरीके से नोड कैलकुलेट करते हैं। तुमने पढ़ा होगा अपना, जिस भी थ्योरी से पढ़ा है, जैसे कि तुमने वीएमसी की बुक से पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें तुमने देखा होगा जब हम सिलेंड्रिकल वेव इक्वेशन को करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें 1s के लिए अलग निकालते हैं, p के लिए अलग निकालते हैं, d के लिए अलग निकालते हैं और f के लिए अलग निकालते हैं। फिर जो नोड बनते हैं हमारे, वो नोड हमारे जो बनते हैं वो किसके लिए बनते हैं? ऑर्बिटल्स और सबसेल्स के लिए बनते हैं। एस के लिए अलग होगा कि एस की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। जो ऑर्बिटल और शेप का टॉपिक है जो तुमने मुझे बोला था, वो सिलेंड्रिकल वेव इक्वेशन में आता है, ठीक है ना। उसी में नोड बनते हैं हमारे। और नोड का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है किसी भी नोड के बीच में, क्या वो खाली स्पेस जो रह गया, और इलेक्ट्रॉन जो नोड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है। ये हम एक्चुअल में इस तरीके से नोड को पढ़ते हैं। अब इसके 3 फॉर्मूले आते हैं। अब इससे आता क्या है, अगर आप एडवांस और जेई की बात करो तो सिलेंड्रिकल वेव इक्वेशन से अलग अलग सबसेल्स ऑर्बिटल्स के लिए आपका नोड की वैल्यू पूछी जाती है। अब उसमें अलग अलग नोड्स हैं, एंगुलर नोड, और ये जो एंगुलर नोड है वो बेसिकली डिपेंड करता है एन और एल की वैल्यू पे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी। यानी कि एल क्या है? आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एजीमुथल क्वांटम नंबर में उनकी शेप्स कैसी होती हैं, टी एक्स वाई के लिए क्या होगी, ठीक है, एक मिनट सॉरी, डी जेड एक्स के लिए क्या होगी, उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए क्या होगी, फिर डी जेड के लिए क्या होगी, और उनके बीच में कितने नोड बनेंगे और क्या बनेंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं आपको देखो, सिलेंड्रिकल वेव इक्वेशन को मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ पूरा, क्योंकि पहली बात तो आपके सिलेबस में है नहीं। दूसरी बात, मैं उतना पढ़ा दे रही हूँ आपको कि आप जेई और एडवांस का क्वेश्चन भी कर लोगे इसमें से, कि कहाँ से किस तरीके से आपका क्वेश्चन सिलेंड्रिकल वेव इक्वेशन से आता है, एंड व्हाट इज द सिलेंड्रिकल वेव इक्वेशन, किस तरीके से वो एंगुलर नोड ऑर्बिटल नोड पे काम करता है अलग अलग सेल्स के लिए, एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए और एफ के लिए। ठीक है बच्चा पार्टी, गॉट इट? तो तुम जेई का भी क्वेश्चन कर लोगे, और मैं जेई के ही क्वेश्चन कराऊंगी आपको, क्योंकि नोट से नीट में तो अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई कि बेसिकली हम सिलेंड्रिकल वेव इक्वेशन को क्यों और कैसे पढ़ते हैं? समझ में आया इतना? आप बोलोगे नहीं, आंसर नहीं दोगे तो मैं तो आगे बढ़ने वाली हूं नहीं। तो पहले एक बार सब लोग आंसर कर दो। अब देखो यहाँ पे, तो बच्चा पार्टी सिलेंड्रिकल वेव इक्वेशन होती क्यों है पहले ये समझो। इट डिस्क्राइब द, मैंने एक शॉर्ट नोट बना दिया है इसका सिलेंड्रिकल वेव इक्वेशन का, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली हैंडल कर पाओगे। तो इट डिस्क्राइब द 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के 3D मोशन जो न्यूक्लियस के अराउंड होता है उसको सिलेंड्रिकल वेव इक्वेशन डिस्क्राइब करती है। तो बच्चा पार्टी एक डेरिवेशन जब हम करते हैं ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है, कि एस पी डी एक्स एक्सिस और वाई एंड जेड, ठीक है, नोड्यूल प्लेन जो बनते हैं, ठीक है ना, उनके बीच में एक हम रिलेशन बनाते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी फाइंड आउट होके आती है कि डी स्क्वायर फाई, साई भी बोलते हैं इसको, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर, बेसिकली डी ऑर्बिटल्स के लिए इक्वेशन होती है, उनकी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल जो बनते हैं, ठीक है, एंड डी स्क्वायर साई। तो देखो याद करने का भी तरीका है इसका, सब में ऊपर डी स्क्वायर साई आ रहा है, यहाँ बदल रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर। एन आपको पता है क्या होता है, ठीक है ना। तो बच्चा पार्टी ई माइनस न्यू, न्यू इन द फ्रीक्वेंसी, ई इज द एनर्जी एंड वाई। मैम
जीरो। हाँ बेटा बोलो। मैम वहाँ n स्क्वायर की जगह h स्क्वायर होगा ना? अच्छा वो एच ही है, हाँ एच ही है वो एच ही है, वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया। यस यस यस, मैंने नीचे देखो एच ही लिखा है, प्लांक कांस्टेंट, वो एन जैसा बन गया है मुझसे। ठीक है, तो बच्चा पार्टी पूरा जब हम डेरिवेशन करते हैं तो एक ये फॉर्मूला ड्राइव होके आता है। ठीक है, और अगर आप डेरिवेशन कर भी लो, तो मान लो हम एडवांस का कोई क्वेश्चन हैंडल कर रहे हैं और अगर हमने डेरिवेशन कर भी लिया, ठीक है, तो बच्चा पार्टी लास्ट में फाइनली आपको करना ये फॉर्मूला ही याद है, क्वेश्चन आता ही इसी से है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने सब चीजें लिख दी हैं। साई आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वेव फंक्शन को, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्स वाई जेड आपका क्या है ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन, कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके का आपका नोड प्लेनर बन रहा होगा किसी भी ऑर्बिट या सबसेल्स के अंदर। एच क्या है प्लांक कांस्टेंट, ई क्या है टोटल एनर्जी, और न्यू क्या है यहाँ पे, वी क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो थी आपकी सिलिंड्रिकल वेव इक्वेशन, गॉट इट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नोड क्या है। ठीक है, नोड, ठीक है ना, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया एक नोट बना के, एक लाइन का स्टेटमेंट, कि द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ठीक है, इसी को बोलते हैं नोड। और साई स्क्वायर क्या है आपका, मैक्सिमम एटॉमिक ऑर्बिटल, और साई स्क्वायर आपका मिनिमम नियरली जीरो होता है हमेशा। ऑलवेज क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन होती है, अगर मिनिमम की बात कर रहा है तो जीरो, और अगर मैक्सिमम की बात कर रहा है तो एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। अब देखो तुम्हारे क्वेश्चंस आते कैसे हैं इस नोड से। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, लेकिन इस फॉर्मूले को कराने से पहले मैं आपको कुछ और बता रही हूँ। आपने इतना कर लिया ना, आप जेई क्या एडवांस के क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के खोल के देखना, गूगल पे जाना और अपने आप क्वेश्चन सारे सही कर दोगे, और ना कर दो तो मेरी मुझसे आके कहना, क्योंकि इन दो टॉपिक में, इन दो टॉपिक के अलावा क्वेश्चन कहीं से और आता ही नहीं है। इसको समझो पहले। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको याद होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम बच्चों को, जब बच्चों को क्रैश कोर्स कराते हैं, ये सारे पॉइंट हम तब कराते हैं। अब क्रैश कोर्स में ये सारे पॉइंट हम क्यों कराते हैं बच्चों को, क्योंकि वहां टाइम कम होता है और एक्सप्लेनेशन हमें देना नहीं होता। हमारा पर्पस होता है 2 महीने के क्रैश कोर्स में कि जिस बच्चे ने पूरी साल कुछ भी नहीं पढ़ा उसका भी रैंक स्कोर अच्छा है, और जिस बच्चे ने पूरे साल अगर कुछ पढ़ा है तो उसका भी रैंक आ जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ते लेकिन फिर भी अच्छी रैंक ले आते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो जो चीजें हम रेगुलर क्लासेस में पढ़ाते हैं, ठीक है, वो हम क्रैश कोर्स में नहीं पढ़ाते, और जो क्रैश कोर्स में कराते हैं वो रेगुलर क्लास में नहीं कराते। क्योंकि क्रैश कोर्स में हम सिर्फ वो चीज पे फोकस करते हैं जिन टॉपिक को याद करके बच्चा आराम से क्वेश्चन बना लेता है, और उन टॉपिक के बाहर क्वेश्चन कभी आता नहीं है। तो बच्चे को एक वन शॉट मिल जाता है, ठीक है, उसको थ्योरी में घुसने की जरूरत नहीं है, सेलेक्टेड टॉपिक को याद करना है और क्वेश्चन को इजीली हैंडल करना है। तो ये वो पॉइंट मैंने आपको लिखा है। अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक होता तो डेफिनेटली कंप्लीटली मैं इसको एक्सप्लेन करती। ठीक है, अच्छा, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया वो सब समझ में तो आ गया ना, कि हम सिलिंड्रिकल वेव इक्वेशन क्यों लेते हैं, क्या इसका पर्पस है, क्यों यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है ना? अब देखो आगे, अब तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि देखो जब नोड बनता है तो इस तरीके से ना, जब ऑर्बिटल आपका सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है ना, ये मैंने बोला था द स्पेस इन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो, और इससे पहले वेव इक्वेशन में मैंने तुम्हें बताया था ये क्या डिस्क्राइब करता है, 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपका ये जो वैकेंट स्पेस होता है ये वाला, ये हमारे नोड्स होते हैं। तो जब भी आप इनका डायग्राम देखोगे तो इस तरीके के नोड्स बनते हैं, ठीक है ना। तो अब तुम्हें क्या देखना, जब भी टोटल नोड्स पूछे जाए तुमसे कहीं पे भी क्वेश्चन में वो डायरेक्टली देगा तुम्हें हाउ कैन दी कैलकुलेटेड ऑफ टोटल नोड्स, एन की वैल्यू तुम्हें दी होगी, एन आपको पता ही है क्या है, तो हमेशा हम फॉर्मूला लगाते हैं n-1। और जब भी वो तुम्हें रेडियल स्पेरिकल नोड पूछे ये, ठीक है, तो हमेशा उसके लिए आप फॉर्मूला लगाते हो n-l-1। और वी नो डेट, आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो क्वांटम नंबर, तो आपको पता है, डू यू नो कि व्हाट इज द l एंड व्हाट इज द n। ठीक है, अब तुम्हारा नोडल प्लेन जो होता है वो l होता है, और जो एंगुलर नोड होता है वो भी l होता है।
ये तुम्हारा 1 करोड़ का टॉपिक है, ठीक है। मैंने तुम्हें वो टॉपिक बता दिए हैं जिनसे तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और खुद जाके गूगल करना आज, और इन टॉपिक से जेई और नीट के क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई बच्चा पार्टी सबको, क्योंकि नीट में तो क्वेश्चन आया नहीं है नोट से। क्लियर टू ऑल, आगे बढ़े। चलो, ये अब जितनी भी क्लासेस होंगी ना, नोट्स तो बना लेना, जब पढ़ लिया चंदन तो लिख लेना। आप ही लोगों की डिमांड थी भाई, आप ही लोगों ने पूछा है। देखो मैं 2 चीज बोलती हूँ हमेशा, मेरी बात को ध्यान रखो। जिन बच्चों की लर्निंग पावर बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारा पर्पज है क्या, नॉलेज लेना नहीं है अभी हमारा पर्पज कि हम डिप्थ में नॉलेज लें, 10-10 किताबें पढ़ें, नॉट। मैं तो एक क्लियर कॉन्सेप्ट बोलती हूँ, आपका अभी जो काम है वो है रैंक स्कोर करना। और रैंक स्कोर करने के लिए, ठीक है, अगर आपकी कैपेबिलिटी है, भाई सारे बच्चों की कैपेबिलिटी नहीं है। अदिति की कैपेबिलिटी है कि वो 18 घंटे पढ़ लेती है, और उसकी लर्निंग पावर अच्छी है कि वो तुरंत चीजों को पकड़ लेती है, ठीक है। लेकिन मान लो सपोज दैट, जस्ट लाइक अ एग्जांपल, परवीन मैम की कैपेसिटी है कि वो 2 घंटे में ही थक जाती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज द, ठीक है, एग्जाम्पल, और एकलव्य की कैपेसिटी है कि भाई मैं तो उतना ही करूंगा जितना नीट में आता है। तो डिपेंड ऑन यू। मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ा दे रही हूँ, चाहे एडवांस लेवल तक के टॉपिक में एक तरीके से थ्योरी में कवर कर दे रही हूँ आपके। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है, देखो इससे क्वेश्चन तो आता नहीं है, नीट में तो नहीं आया है, और इससे पहले जो मैंने टॉपिक तुम्हें पढ़ाया था उससे भी नीट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है बच्चा कि तुम रैंक स्कोर करने के लिए उतना पढ़ो जितना कि तुम्हारा नीट में आ रहा है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं ये सारा पढ़ के अपनी रैंक अच्छी स्कोर कर सकता हूँ, तो तुम सारा पढ़ लो। लेकिन जब मैंने कोई इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई है अगर, तो एटलीस्ट परवीन मैम की मेहनत का कुछ तो यूज करो, तो तुम अपनी नोटबुक में तो लिख लो। प्रायोरिटी ऑर्डर पे तुम्हें वही टॉपिक करने हैं, वही क्वेश्चन लगाने हैं जो तुम्हारे सिलेबस में आए हैं या जो तुम्हारे नीट में आएंगे। क्योंकि अगर हमने तो पढ़ लिया, ठीक है, 100%, ठीक है, हमें चाहिए था नीट के लिए 80%, और अगर हमारा 100% पढ़ के हमारा रैंक नहीं आ रहा, तो उसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और तुम्हारा 80% पढ़ के रैंक अच्छा आ रहा है तो तुम्हारा फायदा है। और अगर किसी बच्चे का 100% पढ़ के रैंक अच्छा आ रहा है तो वेल एंड गुड। तो ये तुम्हें डिसाइड करना है। मैंने हर चीज आपको बता रखी है, आपके पैटर्न का, पेपर का पैटर्न क्या है, किस चैप्टर में से कौन से टॉपिक प्रायोरिटी पे नीट में आते हैं, कौन से टॉपिक जेई में आते हैं, मैंने सब आपको बता रखा है। तो यू कैन डिसाइड, ठीक है, यू डिसाइडेड कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ठीक है ना बच्चा पार्टी। लेकिन मेरी प्रायोरिटी है कि अगर मेरा कोई बच्चा मुझसे ये कहेगा कि मैम मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, या मान लो इस बुक में ये टॉपिक दिया था आप मुझे पढ़ा दो, तो दैट्स माई ड्यूटी कि मैं उस टॉपिक को पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। सबको समझ आ गई ये बात? चंदन ठीक है बेटा? चंदन, आपके लिए मैंने इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया तो उसका आंसर करो। तो ये लोग ना, ये चीज आप डिसाइड करो, क्योंकि आप मुझसे बेटर जानते हो खुद को कि आपकी कैपेसिटी क्या है बच्चा पढ़ने की, आप कितना पढ़ सकते हो। मैम सेपरेशन एनर्जी भी बता दो। अच्छा ठीक है विवेक, ठीक है ना। तो पहले विवेक ये वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लूं फिर बताती हूँ। तो बेटा ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना पढ़ना है, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखो। मैम से ज्यादा अच्छा आप खुद को जानते हो। जैसे देखो एक और टॉपिक है, ठीक है, ये जो विवेक ने पूछा सेपरेशन एनर्जी, ये विवेक तुमने उसमें पढ़ा होगा, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी एक टॉपिक आता है आगे, जेई में पूछा जाता है विवेक। मैम मेरे पास एलन का मॉड्यूल है तो उसमें देखा था। ठीक है, हाँ मुझे मालूम है, उसमें एलन के मॉड्यूल में है, ये नोड के डायग्राम्स वगैरह भी दे रखे हैं, मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसको एक्स्ट्रा पूछना है, एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने हैं, वो पूछो, उसे हम पढ़ाएंगे। बाकी आप अपने आप डिसाइड करो। पैटर्न मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से क्या करना है। अब देखो बेटा ये वाला टॉपिक समझो, ठीक है। अब अगर आप एनर्जी की बात करते हो, एनर्जी ऑफ सबसेल, ये तो देखो वो फॉर्मूले हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हें याद करने हैं। ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है, जिनसे नोट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और जेई एडवांस में काफी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं।
अब देखो ऑर्बिटल का क्या होता है सिस्टम हमारे पास, ठीक है, एस, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। इस तरीके से सिलिंड्रिकल वेव इक्वेशन 3D में अपना रिप्रेजेंटेशन करता है नोट ऑफ प्लेन का। तो एनर्जी ऑफ सबसेल्स की बात अगर कर रहे हो आप, तो देखो नोट निकालोगे अगर इनका, तो एस के लिए 0, पी एक्स के लिए 1 होगा ऑलवेज, ठीक है। कभी भी आप अगर ये वैल्यू याद कर लोगे तो भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा। और पी वाई के लिए 1 और पी जेड के लिए भी 1, ठीक है। और जो तुम्हारी वैल्यूज होंगी ये पी एक्स पी वाई, ठीक है, पी वाई जेड एक्स और जेड वाई। तो बच्चा पार्टी ये तो था हमारा एस के लिए, और आप लोग जानते ही हो एस के लिए, ठीक है, एल की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। अगर आप डी एक्स वाई, डी वाई 2 और ये नोड की वैल्यू है, नोड ऑफ प्लेन, अगर आप इनके लिए नोड ऑफ प्लेन कैलकुलेट करोगे पी एक्स पी वाई और जेड के लिए, तो पी एक्स के लिए नोड आता है 1, पी वाई के लिए आता है, ठीक है, 1, और पी जेड के लिए भी 1 आता है, ठीक है ना। अगर आप नोड की वैल्यू डी एक्स वाई ऑर्बिटल के लिए निकाले, क्योंकि ये किसकी शेप है, ये पी की शेप पे ऑर्बिटल्स की शेप है, कि आपका कितनी बनती है, 5 बनती है। एक तो डी एक्स वाई बनता है, एक डी वाई जेड बनता है, और एक डी जेड एक्स बनता है, और एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनता है, और एक डी जेड स्क्वायर बनता है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो हमेशा ये हो गई आपकी सबसेल्स। इन सबसेल्स के लिए जो हमारी नोट की वैल्यू होगी डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, वो सबके लिए 2-2 होती है। अब सबके लिए 2-2 क्यों होती है बच्चा पार्टी, ये समझ लो। तो इन वैल्यू को डायरेक्टली रखोगे और क्वेश्चन करोगे, क्यों, क्योंकि देखो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स तीनों का जो शेप होती है वो इस तरीके से होगी। तो जो आपके इस तरीके से नोड बन रहे हैं, तो देखो एक इस एक्सिस पे नोड बना और एक नोड बना आपका इस एक्सिस पे, तो मतलब तीनों के लिए कुछ डायग्राम सिमिलर ऐसा ही होगा। अब अगर आप दूसरा डायग्राम बनाओ, इनकी शेप बनाओगे, तो दूसरा कुछ इस तरीके से होगा और एक इस तरीके से होगा, लेकिन नोड तुम्हारे कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। तो एक नोड तुम्हारा इस पे बन रहा है और दूसरा नोड तुम्हारा इस पे बन रहा है। तो डी एक्स वाई के लिए जो हमारा नोड होगा, डी एक्स वाई डी जेड एक्स स्क्वायर, तीनों के लिए 2-2 नोड होंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो इन तीनों का डायग्राम सिमिलर बनेगा, और 2 नोड कैसे बनेंगे ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, अगर हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर बनाए, तो हमारा जो नोड बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अब जो हमारे एंगल होंगे वो 45 डिग्री के एंगल होंगे। तो आपका जो नोडल प्लेन होगा, जो ऑर्बिट्स होंगी वो इस तरीके की बनेंगी, और जो नोड बनेगा वो ऐसे करके बनेगा क्रॉस, ठीक है। तो जो एंगल होगा वो 45 डिग्री का होगा, तो एक ये और दूसरा ये, तो यहाँ पे भी आपके 2 नोड ही मिलेंगे आपको। अब डी जेड स्क्वायर की बात करें अगर हम, तो देखो यहाँ पे इसकी शेप कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है, और यहाँ पे एक नोड ये और फिर एक नोड ये, तो आपकी जो शेप होगी वो इस तरीके की बनेगी। तो यहाँ पे भी 2 कॉनिकल नोड बनते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि शेप सबकी अलग अलग है, एंगल सबका अलग अलग है, लेकिन नोड बनने की प्रोबेबिलिटी सब में 2 है। क्यों है, क्योंकि सबसेल्स में इनके एक ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकते, ये हम पहले पढ़ के आए हैं आगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एनर्जी ऑफ सबसेल, ठीक है। तो ये तो हो गई नोड की कहानी पूरी कंप्लीट। पहले बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? प्लीज टेल मी बच्चा पार्टी, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया? गुड। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट बच्चों को सबको समझ में आ गया। अब इसके क्वेश्चन देखो कैसे आए हुए हैं जेईई एडवांस में। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज लिखी हैं, आप लोग एक बार खुद से सर्च करना। चलो मैंने लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, ये जेईई में, और ठीक है क्वेश्चन पूछा गया है, और एक क्वेश्चन शायद मैंने एडवांस का भी लिखा है, या यही क्वेश्चन शायद एडवांस में पूछा है। आप बाकी गूगल भी करके एक बार देख सकते हो। फाइंड नंबर ऑफ, हाँ एडवांस का है ये क्वेश्चन, यस, क्योंकि इसमें 3-4-5 चीज अलग अलग पूछी हैं। अब देखो एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया और कितना अच्छा और कितना आसान क्वेश्चन है। पहले एक बार जरा तुम यहाँ देख लो, अगर तुम्हें ये वैल्यू याद है तब आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसको नोट डाउन करो कॉपी पे। टोटल नंबर ऑफ नोड n-1, रेडियल स्पेरिकल नोड n-l+1, नोडल प्लेन L, एंगुलर प्लेन L,
ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अरे भाई बढ़ जा आगे। ठीक है, फिर तुम्हें एक टॉपिक और रह गया था, N+L रूल, वो भी पढ़ाऊंगी अभी। देखो, फाइंड नंबर ऑफ टोटल नोड्स, ठीक है, नोडल प्लेन। एक तो तुम्हें इसमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो टोटल नोड्स फाइंड करने हैं, जिसके लिए फॉर्मूला था N-1। ठीक है, बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं सबको? सबके थंब चाहिए, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, सारे बच्चे एक बार रेज योर हैंड कर दो। हाँ, अदिति। ठीक है, तो देखो, टोटल नोड, फिर नोडल प्लेन पूछा उसने, फिर एंगुलर नोड पूछा, तो नोडल प्लेन और एंगुलर प्लेन तो L था, फिर उसने पूछा रेडियल नोड। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये एडवांस में आया इसीलिए थ्योरी में दिया है क्वेश्चन। तो सबसेल्स हमें पता है बच्चा पार्टी 3s 4p और 5t, ठीक है ना, इनके लिए ही हम नोडल निकालते हैं। तो ये सबसेल्स उसने, ठीक है, दे रखी हैं आपकी। ये मतलब मैंने उसने जो दिया था वो इतना दिया था, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये आंसर है इसका। इसको सेपरेट कर देती हूँ यहाँ से ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखो, अब तुम्हें उसने 3s दिया, अलग कलर ले लेते हैं, 4p दिया, 5p दिया, तो टोटल नोड निकालो। टोटल नोड में अगर फॉर्मूला लगाओगे N-L, ठीक है, तो 3s के लिए वैल्यू आएगी 2, 4p के लिए वैल्यू आएगी 3 और 5d के लिए वैल्यू आएगी 4। फिर तुम्हें निकालना है रेडियल नोड, और रेडियल नोड के लिए परवीन मैम ने फॉर्मूला क्या बताया था तुम्हें, ठीक है, एक बार दोबारा देख लो जिसको नहीं पता। ठीक है, N-L-1 ये लगेगा। अब बच्चा पार्टी लगा दो, तुम्हें L की वैल्यू पता है, ठीक है, N की वैल्यू पता है। वी नो डेट S के लिए L की वैल्यू होती है 0 और N की वैल्यू दे रखी है 3। तो फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा, 3 - 0 - 1, तो तुम्हारा हो गया 2। ठीक है, ये इक्वल टू का साइन है, गलती से माइनस लग रहा है। फिर 3 लिया आपने, तो 4 - 1 - 1 इज इक्वल्स टू 2। फिर आपने 4 लिया, 5 - 2 - 1 इज इक्वल्स टू 2। अब ये तो बच्चा पार्टी आपको पता ही है। ठीक है, नोडल प्लेन और एंगुलर नोड ये L पे डिपेंड करते हैं, तो S के लिए वैल्यू हो गई 0, P के लिए वैल्यू हो गई 1, D के लिए वैल्यू हो गई 2, और इसके लिए भी ये वैल्यू होंगी सेम। तो बताओ, मुझसे देखो पढ़ कुछ भी लो, क्योंकि मैंने जेई एडवांस भी पढ़ाया है खूब, तो मुझे सिलेबस सारा पता है कहाँ क्या आता है। आज जो टॉपिक बोलोगे मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन बस ये नीट में उतना डिटेल में आता नहीं है कुछ भी, तो मुझे तुम लोगों के लिए भी वेस्ट ऑफ टाइम ही है वो। मतलब बस जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहे, जिससे लगता है कि 18 घंटे खूब पढ़ सकता है डिटेल में जाके, वो बच्चा पढ़ो। तो परवीन मैम उसको पढ़ाएंगी। तो बताओ कैसा क्वेश्चन लगा, इंटरेस्टिंग था ना क्वेश्चन, और कितना इजी था? एडवांस में आया है ये क्वेश्चन। बोलो भाई, मुंह से भी बोल सकते हो आप लोग। मैम इजी था, बस डायरेक्ट था। बेटा मैं ना 100 नहीं 200% की गारंटी दे रही हूँ आपको। मैंने जो बोल दिया ना तुम्हें कि अगर ये फॉर्मूला याद है तो इससे ही क्वेश्चन आएगा, तो आप कभी भी आजमा के देखना, चाहे वो जेई हो, चाहे एडवांस हो, चाहे वो नीट हो, हमेशा क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड आते हैं और कॉन्सेप्चुअल आते हैं। कभी भी थ्योरी कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। बस थ्योरी को हम पढ़ते क्यों हैं? थ्योरी हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पता चल जाए कि कौन सी चीज कहाँ से और कैसे होती है। मैंने तुम्हें इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, जेई के और एडवांस के, एक भी टॉपिक कॉन्सेप्ट से फॉर्मूले से बाहर नहीं गया है। और तुमको अगर ये लगता है कि मान लो मैम ने तो गिने चुने 4-5 क्वेश्चन कराए हैं, तो क्या पता ये 4-5 क्वेश्चन में लग रहा है इसलिए मैम ने करा दिए। मैं हमेशा बोलती हूँ आप खुद से चेक करो। यू कैन सर्च दी गूगल एंड सर्च प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड कैलकुलेट। ठीक है, सेल्फ आप खुद से सॉल्व करो, खुद से चेक करो, खुद से R&D करो, खुद से ऑब्जर्वेशन करो। ठीक है, तो नीट क्वालिफाइड करने के लिए, जेई एडवांस क्वालिफाइड करने के लिए हमें बहुत डिप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं है। हमें वो कॉन्सेप्ट और पिक्चर क्लियर होनी चाहिए जो हमारे सिलेबस में हमेशा आते हैं। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हमें वो चीजें याद रह जानी चाहिए। अभी तुमने 2 चैप्टर पढ़े, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी कि सारे बच्चों को दोनों चैप्टर याद होंगे, क्योंकि भाई हम भूल जाते हैं, टीचर्स भूल जाते हैं, अगर किताबों के टच में रहे तो आप भी बच्चे हो। कंप्यूटर हैंग हो जाता है भाई, सिस्टम हैंग कर जाता है,
तो हमें चीजें बस रिवाइज करनी होती हैं। तो जिस दिन तुम पेपर दोगे उस दिन तुम्हारे ऊपर कम से कम 100-150 चैप्टर का बर्डन होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिला के। उस टाइम जो बच्चा कॉन्सेप्ट को याद रख जाए वही बस विनर है वहां पे। तो हमें क्या करना है, इसीलिए हम बच्चों को बोल देते हैं कि अपना जो टॉपिक आ रहा है उसको बस याद रख लो तुम, और तुम्हारी रैंक आ जाएगी। मेरी बात ना बच्चों को थोड़ा समझ आती है, देर से आती है, क्योंकि परवीन मैम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं चीजों को लेके शायद। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार, और हो भी गया फॉर्मूले से, और इसी फॉर्मूले से बेस सारे क्वेश्चंस आए हैं। आप लोग चाहोगे ना अगर, तो ये जो नोट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन जेई वेई में आए हैं, अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैम इससे रिलेटेड हमें और क्वेश्चन चाहिए, हम चाहते हैं कि और 2 क्वेश्चन सॉल्व करें, थोड़े टफ लेवल के करें, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं अलग से उन बच्चों को क्वेश्चन शेयर कर दूंगी। और आप लोग एक काम और भी कर सकते हो, जो अवंती के नोट्स मैंने आपको शेयर किए थे, ठीक है, अवंती की जो फाइल शेयर की थी उस फाइल के अंदर जेई और आईआईटी के क्वेश्चंस भी हैं। आप जिन बच्चों को लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, वो बच्चा उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करे, ठीक है। याद आ रहा है आपको, जो फाइल शेयर की है उसमें है क्वेश्चन? खोल के देखिए आपने पूरी फाइल, उसे देखना, उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखो बेटा, पीछे चलते हैं जरा, क्योंकि मैंने पीछे कुछ टॉपिक छोड़ा था। यहाँ पे देखो, अभी रेडियल नोड हमने निकाला, तो 1s के लिए भी आ सकता है, 2s के लिए भी आ सकता है, 3s के लिए, 4s के लिए, 5s के लिए, 6s के लिए, 7s के लिए, 8s के लिए, ठीक है। अब वो 8s तक ही होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये तुम्हें किसी के लिए भी पूछे जा सकते हैं। फिर तुम्हारा 3p के लिए, 2p के लिए, 5p के लिए, 6p के लिए, किसी के लिए भी, बस आपको ये फॉर्मूला याद होगा और तुम्हें एल की वैल्यू पता होना चाहिए, 0, 123, ठीक है। सारी कहानी तुम्हारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे पूछा है 4s के लिए निकाला, तो 4s के लिए हमारी वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। और s की वैल्यू हमें पता ही है 0 होती है, तो तुम निकाल सकते हो। फिर 5s के लिए निकाला तो n की वैल्यू 5 हो गई, l की वैल्यू 0 हो गई, तो टोटल वैल्यू आ गई 4। तो मतलब तुम्हें ये पता होना चाहिए वैल्यूज n क्या है, और ये हम क्वांटम नंबर से सीखते हैं, तो तुम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, जो तुम एक टॉपिक था तुम्हारा कि एनर्जी ऑफ सबसेल्स, ठीक है, n+l रूल। इस एनर्जी ऑफ सबसेल्स n+l रूल को हम, ठीक है, बोर बरी रूल्स भी कहते हैं, जो कि एनर्जी ऑफ सबसेल्स को बताता है। क्या बोलते हैं? बोर बरी रूल्स, ठीक है, n+l रूल, जो हमें क्या बताता है, एनर्जी ऑफ सबसेल्स बताता है, ठीक है ना। तो हम जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बच्चा, इफ अगर हमारा, ठीक है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n+l के, हमेशा ये ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू l+l रूल के एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l रूल। तो इफ n+l रूल इज सेम, ठीक है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये ध्यान रखना। बस इतनी सी बात एनर्जी के लेवल पे n+l रूल ने बोली थी कि अकॉर्डिंग टू बोर अबाउट सीरीज इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरीके से, किस सेल में किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी पिक्चर थी, और बाकी एक बार मैं तुम्हें एक फाइल शेयर करके एक चीज दिखा रही हूँ, वो जरूर करना। तो पहले मैं एक बार इसको ना सेव कर दूं, क्योंकि ये फाइल मुझे आपको शेयर करनी है। Ctrl+S। मैंने कल के नोट्स आप लोगों को भेजे थे कि नहीं बच्चा? नो मैम। और तुम लोग याद भी नहीं दिलाते हो ना कि मैम अगर किसी चीज में बिजी हो गई तो तुम याद नहीं दिला सकते, है ना। सिंसियर बन जाओ भाई, आप ही के काम की चीजें हैं, हम लोग भी बिजी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस के काम भी रहते हैं हमारे पास, तो कई बार हम बिजी हो जाते हैं। तो आप लोग रिमेम्बर भी करा दिया करो कि मैम नोट्स भेज दो, या मतलब परवीन मैम के नोट्स की कोई वैल्यू नहीं है, जरूरत नहीं है, क्या करेंगे इनके नोट्स पढ़ के, हमारे पास ऑलरेडी बहुत नोट्स हैं। ऐसा है क्या? क्यों भाई बच्चा पार्टी, ऐसा है? नो मैम, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना, तो फिर हमें अपनी चीजों के लिए सिंसियर भी रहना है ना थोड़ा सा। कल मुझे ध्यान नहीं रहा था, फिर आप लोगों ने भी कुछ याद नहीं दिलाया।
पीडीएफ पे जाते हैं। अवंती रेजोनेंस, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, रेजोनेंस, एक्सरसाइज, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अरे यार ये सब फाइल्स क्यों नहीं खुल रही हैं? एक मिनट रुको, मैं इस फाइल को डायरेक्ट खोल के देखती हूँ। मुझे लगता है कुछ फाइल करप्ट हो गई हैं। अब कल की क्लास में ना हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोगों को खूब दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब 4 दिन जितनी भी क्लासेस चलेंगी, सारे क्वेश्चंस और सारे डाउट्स तुम्हारे मैं क्लियर कर दूंगी क्वेश्चन से रिलेटेड। पूरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हम नीट में पूछे गए हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट टास्क ये होगा, ठीक है बच्चा? नॉर्मल पीडीएफ खुल रहा है, वैसे नहीं खुल रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? नोट पे क्यों नहीं खुल रहा है पीडीएफ? अरे भाई साइन अप नहीं करना है। अब मैं आपके साथ ना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? दिखाई दे रहा है कुछ? यस मैम। अब देखो आपको क्या काम करना है। आपका आज से टास्क है, जो मैंने प्रीवियस ईयर दिए वो तो करना ही है। ये नोट्स के अंदर ना हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो एक तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चंस करना है आपको। के ई इज इक्वल टू 1/mv², ठीक है? तो ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको। जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उनके सॉल्यूशन दिए हैं, कोई दिक्कत है तो वो मुझसे पूछना है। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पे ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है? बोर की थ्योरी पे क्वेश्चंस हैं, ये करने हैं, ठीक है ना? और फिर आप जब इसमें लास्ट में जाओगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से देखो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, 4/3r आया, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस करने हैं आपको किस तरीके से। अगर इनके कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो वो भी मैं एक बार तुम्हारे कैलकुलेशन का भी क्लियर कर दूंगी, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, कैसे कैलकुलेशन करनी है। जैसे कल विवेक ने मुझसे पूछा था, वो कन्वर्ट करने में उसको दिक्कत आ रही है, ठीक है? तो वो मैं सिखा दूंगी आपको। तो ये काम करना। फिर क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर इसमें क्वेश्चन है, ये करना, ठीक है? फिर ये बहुत सारे क्वेश्चंस क्वांटम नंबर से दे रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए तुम्हारे। और यहाँ पे इसके डायग्राम भी दे रखे हैं नोट्स में। सेफ कैसी होती है, डबल डंबल किस एक्सिस पे बन रही है, इनको भी एक बार जरा गौर से देखना। ये सारी शेप तुम्हारी बनी हुई है डी ऑर्बिटल की। ये देखो मैंने DZ² की बताई थी ना, इस तरीके की शेप होती है, ठीक है? और इनके नोड कैसे बन रहे हैं, तो अब तुम इनको समझोगे। देखो टोटल नोड का फॉर्मूला मैंने यहाँ जान डाल रखा है, अगर तुमने नोट्स को ध्यान से देखा हो, क्योंकि ये नोट्स हम जेई को भी देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स, एंगुलर नोड और रेडियल नोड्स के फॉर्मूले क्या है मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो अब तुम इन क्वेश्चंस को भी हैंडल कर सकते हो, इनको करना जाके। और इसमें देखो नोड के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं बहुत सारे, इन्हें सॉल्व करना। तो एक तो ये तुम्हारा प्रायोरिटी ऑर्डर पे काम होना चाहिए। ये तो थ्योरी की बात है, ठीक है? उसके बाद अगर हम इसकी एक्सरसाइज की बात करें, ठीक है, तो एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं इसकी एक्सरसाइज भी एक बार आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एक्सरसाइज मेरे लैपटॉप में नहीं है शायद,
क्योंकि मैंने फोल्डर में सिर्फ इतनी एक नोट्स रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज आपके पास है तो वो ये काम सारा आपको करना है, ठीक है, इतना काम आपको करना है। लेकिन कल हम क्या करेंगे सुन लो, पहले इसको सेकंड पार्ट में करना, आप करते रहो। इसके डाउट भी मैं लूंगी कौन कौन से क्वेश्चन में। कल मैं तुम्हें 1 से लेके 25 तक जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भेजे उनके ऊपर डिस्कशन करूंगी। स्लाइड में पहले से बना के लाऊंगी, क्वेश्चन को कट करके स्लाइड में ऐड कर दूंगी बच्चा पार्टी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं क्योंकि अब तो फालतू की बातचीत चल रही है।